हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य। आधुनिक भारत का आज आपका 8वां लेक्चर है, और मराठा साम्राज्य का आज आपका तीसरा लेक्चर है और अंतिम लेक्चर है। मराठा साम्राज्य में 2 लेक्चर अपने हो चुके थे, आज आपका तीसरा लेक्चर रहेगा। पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था मराठों का उदय, दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था पेशवा और राज्य विस्तार के बारे में, और आज तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे हम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, जिसमें 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। और फिर तृतीय के बाद एक संधि होती है जिसको पूना की संधि के नाम से जाना जाता है, और इस संधि के बाद पेशवा पद का अंत कर दिया जाता है, और अंतिम दौर में फिर अंग्रेजों का प्रभुत्व यहाँ पे हो जाता है। एक समय होता है कि इनका उदय होता है, ये क्षेत्रीय शक्ति के रूप में होते हैं, फिर ये क्षेत्र विस्तार करते हैं। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि मुगल सम्राट इनके भय से गद्दी छोड़कर भाग जाता है, और फिर वापस एक ऐसा समय आता है कि अपने प्रभुत्व को लेकर ही इतने विवादित हो जाते हैं कि अंग्रेजों के साथ संधियां करने लगते हैं, और अंतिम दौर में इनका भी पतन हो जाता है। तो आज बिल्कुल कंप्लीट देखने वाले हैं, और इसके पीछे के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि पीछे के लेक्चर देखने से समझने से ही आज की कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, ये जो 3 युद्ध हुए हैं इनकी पृष्ठभूमि क्या रही। एक कैंडिडेट होते हैं जिनका नाम है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव चाहते हैं कि मैं पेशवा बनूं, ये पेशवा बनना चाहते हैं। पीछे के अध्याय में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको पेशवा नहीं बनाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। अब अंग्रेजों की 2 सरकारें चल रही हैं, एक बंगाल में चलती है जहां कलकत्ता आप बोल सकते हो, और एक बंबई में चलती है। अब ये बंबई वाली सरकार के पास जाते हैं कि मुझे पेशवा बनना है, और इसके लिए मैं आपको ऑफर देने वाला हूं, ऑफर देने आया हूं, आप मुझे पेशवा बनाओ, मैं आपको कुछ ऑफर देने आया हूं। अभी क्या ऑफर देंगे ये अभी देखते हैं। बंबई की अंग्रेजी सरकार और रघुनाथ राव के बीच में एक समझौता अथवा संधि होती है, जिसको सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत क्या होता है, पेशवा पद के बदले नजराना, पेशवा क्या कहता है, ये रघुनाथ राव क्या कहता है कि मुझे पेशवा का पद चाहिए, उसके बदले में मैं आपको नजराना, सालसेट, बसीन और थाने का क्षेत्र, आपको कुछ पैसे भी देंगे, साथ ही साथ सालसेट, बसीन और थाने का क्षेत्र भी देंगे। और इसी के साथ हम आपको देने वाले हैं सूरत और भड़ोच का राजस्व। सूरत और भड़ोच का राजस्व कौन, रघुनाथ राव देंगे। किसको देंगे, अंग्रेजों को देंगे। इस बात से अंग्रेज सहमत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, हम आपको पेशवा बना देते हैं। इसके बदले अंग्रेज क्या है, उसको पेशवा बना देंगे। और इसी संधि के तहत, यही संधि है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर देती है। अब इन्होंने शर्त पे सहमति जताई है, तो ये इनको पेशवा बनाने की सोचेंगे, उधर मराठा इनका विरोध करेंगे, तो जरूरी तो है ये, और आपको पता है ये तो लाजमी है फिर युद्ध होना। तो इसी प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो 1775 से 82 के दौरान चलता है। अब जो सूरत की संधि हुई थी, उस सूरत की संधि के तहत कर्नल किटिंग है, उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना सूरत पहुंचती है। जैसे ही ये सूरत पहुंचते हैं तो वहां मराठे इनका विरोध करते हैं, मराठे इनका काफी विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद दोनों के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई, और युद्ध की शुरुआत हो गई किस स्थान पे हुई, आरस के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, अंग्रेजों और मराठों के बीच में। उधर रघुनाथ राव बैठा बैठा देख रहा है कि ये मराठे हार जाएं और मुझे पेशवा का पद मिल जाएगा। बाकी इनको मिला नहीं, बाद में भी ये क्या है कि इनको हरा देंगे अंग्रेज और मुझे पेशवा का पद मिल जाएगा। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हो जाती है, मराठे हार जाते हैं, लेकिन पूना में मराठों का अधिकार बना रहता है। मराठों का अधिकार पूना में बना रहता है। जो रघुनाथ राव की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई, मराठों का पूना में अधिकार बना रहता है। लेकिन इसके तहत एक संधि होती है दोनों के बीच में लड़ाई को खत्म करने के उद्देश्य से, जिसको बोलते हैं पुरंदर की संधि। क्या बोलते हैं, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के दौरान क्या क्या कंडीशन होती है। अब पुरंदर की संधि होती है वो पूना दरबार, यानी पूना और कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार। मैंने बताया था कि जब ये बंबई की अंग्रेजी सरकार से समझौता करते हैं तो कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार इसका विरोध करती है, और ये समझौता है, यानी कि जब समझौता करने की जब लड़ाई करने की बारी आई तो बंबई की अंग्रेजी सरकार ने की, जब समझौता करने की बारी आई तो कलकत्ता अंग्रेजी सरकार ने की। तो वहां भी 2 गुट हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक दूसरे आंग्ल युद्ध की तरफ
अग्रसित होंगे आगे चल के। संधि के तहत क्या हुआ, कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी। अब कलकत्ता की सरकार ने क्या कह दिया कि हम रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेंगे। उधर बंबई की सरकार ने कहा था हम रघुनाथ राव को पेशवा बना देंगे। विवाद होना तो लाजमी है, लेकिन इसके साथ सालसेट व थाने पर अंग्रेजों का प्रभुत्व रहेगा। अब मराठे हार चुके हैं तो क्या कहे, दोनों के बीच समझौता करने के लिए क्या कहा कि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने कहा हम रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन सालसेट और थाने का क्षेत्र हम रखेंगे क्योंकि हम जीते हुए हैं आपसे। अब बंबई की अंग्रेजी सरकार ने संधि का विरोध किया। कौन सी? बंबई की अंग्रेजी सरकार। अब बंबई की अंग्रेजी सरकार कह रही है कि लड़ाई हमने लड़ी और लड्डू आप खा रहे हो, लठ हमने खाए लड्डू आप खा रहे हो। तो देखो विवाद तो होना ही है फिर। और फिर इन्होंने, बंबई की अंग्रेजी सरकार ने विरोध करते हुए युद्ध छेड़ दिया, फिर से युद्ध की घोषणा कर दी। और 1779 में तालगांव की लड़ाई हो जाती है मराठों और बंबई सरकार के बीच में। इसमें क्या होता है कि अब अंग्रेज हार जाते हैं, अब अंग्रेजों की पराजय हो जाती है। अब कलकत्ता वाले कहेंगे अरे हमने समझौता करवा दिया था, तुम फिर चले गए वहां पे पिटाई करवाने अपनी। अब इस बार अंग्रेज हार जाते हैं और अंग्रेजों को फिर संधि करनी पड़ती है, बड़गांव की संधि। कौन सी संधि करनी पड़ती है? बड़गांव की संधि। तो बड़गांव की संधि के तहत क्या होता है, मैंने बताया था कि अब जब दो जगह से राजनीति चलती है तो विवादित क्षेत्र होगा। उधर बंबई की सरकार का कुछ अपना अलग प्लान है, कलकत्ता की सरकार का कुछ अपना अलग प्लान होता है। इस संधि के तहत के बाद क्या होता है, जो बड़गांव की संधि होती है, इस संधि के तहत बंबई सरकार द्वारा विजित सारे, जो बंबई की सरकार ने, जो बंबई के अंग्रेजों ने जीते थे, वो विजित सारे के सारे क्षेत्र मराठाओं को वापसी करने होंगे। अब वो बोलेंगे कलकत्ता वाले हमने तो 2 क्षेत्र अपने अधिकार में रखे थे, तुम सारे के सारे दे आए। अब फिर से विवाद होगा, मराठा क्षेत्र वापस करने पड़े। वॉरेन हेस्टिंग जो कलकत्ता में है, उनके लिए है अपमानजनक संधि होती कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था, तुम सब कुछ वहां लुटा के आ गए। फिर कालांतर में अंग्रेजों और पूना के दरबार में फिर एक संधि होती है जिसको बोलते हैं सालबाई की संधि। कौन से बोलते हैं? सालबाई की संधि होती है। किसके बीच में? अंग्रेजों और वॉरेन हेस्टिंग होते हैं इधर, और फिर उधर पूना दरबार के बीच में सालबाई की संधि होती है। और सालबाई की संधि के तहत क्या होता है देखते हैं। यह संधि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से हुई है। महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की कि चलो कोई बात नहीं, हम इस विवाद का निपटान कर लेते हैं, और महादजी सिंधिया इस संधि को संपन्न करवाते हैं। सालसेट और थाना द्वीप अंग्रेजों को दे दिए। जहां आप देखेंगे कि सालसेट और थाना क्षेत्र अंग्रेजों को दिए थे पुरंदर की संधि के तहत। बड़गांव की संधि के तहत फिर ये अंग्रेजों के हाथ से चले गए थे, और सालबाई की संधि के तहत सालसेट और थाना फिर अंग्रेजों को दे दिए। माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया। ये नाबालिग था, माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया। रघुनाथ राव का तो नंबर आया ही नहीं बेचारे का, पेशवा स्वीकार कर लिया। और साथ ही कंपनी ने पेशवा को पेंशन देना भी स्वीकार कर लिया। अब कंपनी पेशवा को पेंशन देगी। अब पेंशन फ्री में तो देगी नहीं, क्षेत्र लेगी। अब क्षेत्र लेगी तो प्रभुत्व कम होगा, राजनीतिक पकड़ कम होगी। पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इसी समय नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता था। नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के बीच में, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया जिन्होंने संधि करवाई थी, दोनों के दोनों मजबूत राजनेता हैं, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अब नाना फडणवीस चाहते हैं कि मेरी प्रभुता हो, और उधर चाहते हैं कौन? महादजी सिंधिया। तो अपनी प्रभावशीलता को लेकर दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो ये फिर से अंग्रेजों को हरा सकते हैं, लेकिन अब दोनों ही आपस में लड़ने लगे। महादजी सिंधिया और फडणवीस की कठोरता से दुखी होकर जो पेशवा है माधव नारायण राव, ये सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या किया फिर इन्होंने? आत्महत्या कर ली माधव नारायण राव ने, महादजी सिंधिया और फडणवीस की कठोरता से दुखी होकर। क्योंकि अभी ये मैंने बताया था कि ये नाबालिग थे उस समय जब इनको पेशवा बनाया गया था। 1795 में फिर महादजी सिंधिया की भी मृत्यु हो जाती है। महादजी सिंधिया, देखो पेशवा की मृत्यु हो गई, महादजी सिंधिया की भी मृत्यु हो गई। 1800 में फडणवीस की भी। ये दोनों महत्वपूर्ण शासक या नेतृत्वकर्ता दोनों की मृत्यु हो जाती है। फडणवीस 1800 में और महादजी सिंधिया 1795 में।
इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद आप मान सकते हो कि यहाँ अब योग्य शासक नहीं रहे हैं। फिर जो बनता है, इनकी मृत्यु के बाद वे आत्महत्या कर लेते हैं, तो पेशवा कौन बनते हैं? बाजीराव द्वितीय। एक नाम से कुछ नहीं होता, गुण भी होते हैं। एक बाजीराव प्रथम होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी। और एक बाजीराव द्वितीय है। ये कौन है? ये रघुनाथ राव का पुत्र है। कौन? रघुनाथ राव। याद आया कुछ? ये वही रघुनाथ राव है जो अंग्रेजों के साथ जाके मिला था। तो अब पता है इनके पिताजी ने ऐसे काम किए हैं, तो ये कितना योग्य हो सकता है? यह योग्य एवं स्वेच्छाचारी, यह है अयोग्य, यहाँ अयोग्य आएगा। यह अयोग्य एवं स्वेच्छाचारी था। इसी बीच जब ये क्या था, पेशवा था, तो इसी दौरान मराठा सरदारों ने अपने अर्ध स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित कर लिए, जैसे कि बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर इत्यादि जो जो क्षेत्र एक गठन किया गया था पहले, तो सारे के सारे उन्हें अपना अपना क्षेत्र विस्तार अलग से कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिए। अब मराठा शक्ति, मराठा संघ टूट गया। बाजीराव द्वितीय ने अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने के प्रयास में सिंधिया व होलकर को परस्पर लड़वाने की योजना बनाई। अब इंदौर के जो होलकर हैं और सिंधिया हैं, अब इन्होंने क्या किया, होलकर ग्रुप और सिंधिया ग्रुप को आपस में लड़वाने की सोची कि ये आपस में लड़ते रहेंगे, अपना प्रभुत्व हो जाएगा। और इसी बीच क्या होते हैं, उधर होलकर व सिंधिया भी इसी प्रयास में है कि पेशवा अपने प्रभाव में आ जाए, कि पेशवा पर अपना नियंत्रण हो। 1801 में पेशवा ने क्या किया, जसवंतराव होलकर के भाई की हत्या कर दी। जसवंतराव होलकर के भाई की हत्या कर दी। अब जसवंतराव होलकर इस बात को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया, पेशवा और सिंधिया की सम्मिलित सेना को हाद्स पर एक जगह है, वहां पे दोनों की सेना को हरा दिया। अब गृह युद्ध छिड़ गया, आपस में हो गया। पहले ये मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध का भी एक मतलब बाहरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ते थे। ये इनसे, राजपूतों से, हैदर अली से नजराना लेते थे, चौथ वसूलते थे। ऐसे विकसित क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र का विकास किया था और अंत में चल के आपस में ही लड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, पेशवा ने क्या किया भाई, पेशवा ने भागकर बसीन में शरण लेनी पड़ी। पेशवा फंस गया। पेशवा को पता था कि तुमने होलकर के भाई की हत्या की है, अब होलकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तो इसने अपनी जान बचाने के लिए कहाँ गया, ये बसीन में भाग गया और वहां पे शरण ली और अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि कर ली। अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि कर ली। मैं पेशवा हूं, मेरी जान बख्श दो, मैं तुझे कुछ उपहार दे दूंगा। मैं भी, मेरे पिताजी आए तो उपहार देने के लिए, अब मैं आ गया, बचा कुचा हम सब आपको दे देंगे, टेंशन मत लेना आप। तो बसीन की संधि होती है। पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार कर लिया। पेशवा ने कहा कि मेरी जान बख्श दो, आपकी अंग्रेजी सेना हमारे दरबार में रह लेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात तथा तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। इससे मराठों के विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन आ गए। अब क्या है, मराठे जहां विदेशी संबंध स्थापित करेंगे तो अंग्रेजों के अधीन होंगे, जो चाहेंगे वो अंग्रेज करेंगे, मराठे अपनी स्वतंत्रता से नहीं कर पाएंगे। और पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को सौंप दिया। सूरत नगर उस समय का महत्वपूर्ण नगर था राजसव का, वो कंपनी को सौंप दिया। यह संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी, क्योंकि इस संधि के प्रावधान मराठा सरदारों को अपमानजनक लगे। यहाँ पे कुछ छोटे से एरर हो रखे हैं, सरदारों को अपमानजनक लगे। तो मराठा सरदार इन चीजों को थोड़ा सा सहन नहीं कर पाए। तो यहां आएगा सरदारों। तो मराठा सरदारों को थोड़ा सा अपमानजनक लगे और अगला मराठा युद्ध होता है, और जिसको बोलते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 के दौरान होता है। बसीन की संधि को चुनौती देते हुए, जो बसीन की संधि हुई थी उसको चुनौती देते हुए दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया कि हम अंग्रेजों को हराते हैं। किस किसने संगठन बनाया? दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले ने। अंग्रेजों ने आर्थर वेलेज़ली के नेतृत्व में दक्कन में सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना को हरा दिया। दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले की सेना को हरा दिया अंग्रेजों ने।
अंग्रेजों ने हरा दिया तो जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में दिल्ली और आगरा पर कब्जा होगा, जो कि पहले जिन पे कब्जा किसका चला हुआ था, क्योंकि मुगलों का तो पतन हो चुका था यहाँ तक। अब नाम के थे वो मुगल ही खुद इनके अंतर्गत काम कर रहे थे मराठों के, अब मराठे भी इनके अंतर्गत आ गए, तो अब सारा का सारा क्षेत्र किसके अधीन हो जाता है, अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। कुछ ही महीनों में अंग्रेजों ने उत्तर व दक्षिण में मराठों के कई क्षेत्रों को जीत लिया, क्योंकि अब मराठे उतने सक्षम नहीं रहे। विवस्थापूर्ण भोंसले व सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी, जिसमें एक देवगांव की संधि होती है, एक सूर्यअर्जन की संधि होती है और साजपुर घाट की संधि होती है 1805 में होलकर वर्सेस अंग्रेजों के बीच में। तो देवगांव की संधि, सूर्यअर्जन गांव की संधि और साजपुर की संधि के तहत ये सारे के सारे क्षेत्र दे दिए जाते हैं। यानी कि अब पूर्ण रूप से उत्तर दक्षिण जहां देखो अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। अब अंग्रेजों को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। पंजाब में बचा हुआ है छोटा सा क्षेत्र, थोड़े से समय वो और इनको अंग्रेजों को रोक कर रखते हैं, उनके बाद पूरे संपूर्ण भारत पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। मराठे हार जाते हैं, इनसे पहले मुगल हार जाते हैं, बंगाल का क्षेत्र इनके हाथ में आ जाता है अंग्रेजों के। जो अब लगता था कि अब भारत पे शासन करेंगे मराठे, लेकिन 1761 की जो पानीपत की लड़ाई थी, तृतीय लड़ाई थी, उसमें मराठा हार जाते हैं। तो ये तो पता चल जाता है कि अब मराठा यहाँ पे लड़ाई नहीं करेंगे, मराठा यहाँ पे शासन नहीं करेंगे। अब शासन कौन करेगा ये तो निश्चित नहीं हुआ, लेकिन मराठा शासन नहीं करेंगे ये निश्चित जरूर हो गया था। तो फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं। इस युद्ध का तत्कालीन कारण, यहां जो तत्कालीन कारण था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, एक दमनकारी नीति अपनाई और इस दमनकारी नीति के तहत तीसरा युद्ध हुआ। हेस्टिंग्स ने क्या किया, पिंडारियों के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। जैसे कि योगी सरकार ने माफियाओं के विरुद्ध अभियान जारी किया हुआ है, इसी प्रकार से पिंडारियों के विरुद्ध अभियान जारी कर दिया। अब मराठों के प्रभुत्व की ये सीधी चुनौती थी। पिंडारी कौन थे, दरअसल ये मराठा सैन्य में भर्ती होने वाले अवसैनिक, मतलब अनैतिक, ये क्या बोल सकते हैं इनको, अवनैतिक सैनिक थे ये। इनको कोई सैलरी नहीं देनी होती थी पिंडारियों को, ये इनके सैनिक थे। इनकी नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय से हुई थी। ये मराठों की तरफ से युद्ध में भाग लेते थे। कौन, पिंडारी मराठों की तरफ से युद्ध में भाग लेते थे। जो लूटते थे उसका एक निश्चित भाग पिंडारियों को दे दिया जाता था। अब पिंडारी इनकी सेना है और सेना पर हमला करना यानी कि सीधा का सीधा आपको पता है कि मराठों के ऊपर हमला करना था। ये मराठों के प्रभुत्व को ठेस पहुंचाना था। मराठों ने पूना के अंग्रेजी रेजिडेंट व अन्य कैंपों पर हमले किए। इस युद्ध में अंततः पेशवा अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं और आत्मसमर्पण पेशवा को करना पड़ता है और दोनों के बीच में पूना की संधि होती है। दोनों के बीच में पूना की संधि होती है। अब पेशवा पद का अंत हो जाता है। फिर इस संधि के तहत पेशवा का समस्त राज्य जो भी है बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी राज्य के तहत मिला लिया गया है पूना की संधि के तहत। पेशवा के अतिरिक्त सिंधिया, भोंसले इत्यादि ने भी सिंधिया के माध्यम से अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। 1818 में संधि के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया। और बाजीराव द्वितीय को अब 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया। और जो यहाँ बाजीराव द्वितीय हैं, रघुनाथ राव के पुत्र जो पेशवा बने हुए हैं, ये पेशवा जो बने हुए हैं, इनको क्या किया, कंपनी ने क्या कहा, पेंशनर, इनको पेंशनर बना दिया। चलो हम आपको पेंशन दे देंगे। पेंशनर बनाकर बिठूर कानपुर में भेज दिया। नाम मात्र के जो छोटे से राज्य बसता, जो सतारा है, वो नाम मात्र का राज्य बसता है। कोई है वो अंग्रेजों के अधीन, लेकिन उस पे शिवाजी के जो वंशज चलते आ रहे थे, लेकिन जो सत्ता संभाल रहे थे वो पेशवा, जिसका शुभारंभ किया था शिवाजी ने। अब शिवाजी के जो वंशज चलते आ रहे थे उनको में से किसी को राजा बना दिया और क्या कर दिया, सतारा का छोटा सा क्षेत्र दे दिया। और 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। इनको पेंशन मिलती थी अंग्रेजों से, घर खर्चा चल जाता था। अब इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी। अब पेंशन बंद कर दी तो उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र हैं जिनका नाम है धोंदू पंत अथवा नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अब अंग्रेजों ने इनकी पेंशन देने से मना कर दिया कि तुम्हारे पिताजी को मिलती थी, तुम्हें नहीं मिलेगी। तो इनको इस बात का प्रतिशोध था, गुस्सा था। इस गुस्से के तहत 1857 में इन्होंने विरोध किया। 1857 की क्रांति में इन्होंने
अंग्रेजों का विरोध किया और अंत में अपनी हार को देखते हुए फिर ये नेपाल भाग गए और यहाँ से फिर मराठों का अंत हो गया। ये खुद नेपाल भाग गए। मराठा में जो पेशवा पद है 1818 में उसका अंत कर दिया गया था और 1857 की क्रांति में ये खुद ही धोंदूपंत अथवा नाना साहब यहाँ से घबराकर भाग जाते हैं नेपाल और फिर आगे कोई सत्ता नहीं, फिर सब कुछ अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। तो ये कुछ हुआ था मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य के बारे में बिल्कुल 3 लेक्चर मैंने करवाए हैं। इनका प्रारंभ होता है वो मध्यकालीन भारत से होता है, लेकिन मैंने तीनों के तीनों लेक्चर वैसे आधुनिक भारत में करा दिए, लेकिन इनका उदय होता है वो मध्यकालीन भारत से होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे थे इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके नीचे लिंक है, वीडियो के नीचे लिंक है। ऐप शिक्षा युग 2.0 का नहीं तो आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो शिक्षा युग 2.0, वहां से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।